लास्ट क्लास में ये कर लिया था हम लोगों ने, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हम लोगों ने डील किए थे, बराबर। तो अब आगे हम लोग करने जा रहे हैं, डेट इज़ अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो उसके एक्सेलरेशंस वगैरह किस तरीके से निकालेंगे। तो एनएलएम इक्वेशन इन मोशन, तो इस पे फॉर्मूलेज जो लगाएंगे हम लोग, हमें अच्छे तरीके से पता है F इज़ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन हम लोग लगाते हैं। F इज़ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसको हम लोग चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो फोर्स भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों पे वेक्टर मैंने अप्लाई कर दिया। और कोई भी सिस्टम तो नहीं बोलूँगा, अभी हम लोग ब्लॉक बोलेंगे, किसी भी इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो इस ब्लॉक पे अगर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, और क्योंकि तुमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर फोर्स सोचो कि ना तो एक्स में लगा ना तो वाई में लगा, दोनों के बीच में लगा, इसका मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में भी होगा और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में भी होगा। क्यों? क्योंकि इस फोर्स का कंपोनेंट होगा एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो हम लोग किस तरीके से इसको ब्रेक करके लिखेंगे, एट द नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और सेम वे में नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ये हम लोग लगाएंगे सिंपल सा क्वेश्चन। किसी भी इक्विलिब्रियम में अगर कोई भी पार्टिकल या फिर ब्लॉक नहीं है तो ऐसा करेंगे, और हम लोग जो भी फोर्सेस को अप्लाई करेंगे वो सेंटर ऑफ मास पे करेंगे। एक पॉइंट मास एज्यूम कर लेंगे, और पॉइंट मास पे फोर्स लग रहा है और आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। अभी के लिए हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही रहेगा। जब सेंटर ऑफ मास हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे पार्ट चैप्टर, तो उसमें और डिटेल्स में इसको समझेंगे। पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं और फिर समझते हैं क्या है। लेट से कि एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के ऊपर मैं एक फोर्स लगाया जो कि 10 न्यूटन का है, और इस ब्लॉक का मास है 2 kg। तो पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन। बहुत ही ज़्यादा, 5। बिल्कुल, फाइंड एक्सेलरेशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा। दूसरे इन द सेंस का मतलब कि जनरल बुक वगैरह में देखोगे तो आंसर 10 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके दे देगा। इसको इस वेक्टर फॉर्म में देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि प्रॉब्लम वेक्टर में आता है। जब हम लोग एसएचएम वगैरह करते हैं ना, तब वहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लेना होता है वेक्टर के फॉर्म में, और वहाँ पे मिस्टेक होता है, फिर समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन अब बहुत आसान है। तो इस फोर्स को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो ये होगा 10 आई कैप, 10 आई कैप। तो इस जगह पे लिखा जाएगा 10 आई कैप इज इक्वल्स टू मास, मास कितना है 2, इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर फॉर्म में होगा। तो इधर से क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 और 10 आई कैप। तो ये जो है हमारा 1/2, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डिवीजन पॉसिबल है, कर सकते हैं, और ये होगा 5 आई कैप। आई लेकिन कैप। हाँ, अब इसका यूनिट चेंज हो चुका है, तो इसको मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखूंगा। तो दिस एक्सेलरेशन वेक्टर इज 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये इस बात को बता रहा है कि इसका डायरेक्शन जो है वो आई कैप के डायरेक्शन में है, और जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। दूसरा करते हैं हम लोग, सेम ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस अब लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में विच इज़ ऑफ 15 न्यूटन, और अभी भी मास 2 kg का है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया गया है। बोला कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, डन निकालो। सर। हाँ, ऑफ कोर्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वेक्टर फॉर्म में बताना चाहता हूँ। तो इस सिस्टम या फिर इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स होगा उसको मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ,
और इस पे फोर्स जो है मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो F1 वेक्टर क्या लिखा आएगा, F1 वेक्टर इज 10 आई कैप, और F2 वेक्टर क्या लिखा जाएगा, F2 वेक्टर इज -15 आई कैप, और मास हमें पता है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, डेट इज 10 आई कैप -15 आई कैप, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। तो ये कितना आ जाएगा 10। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या लिखता है, ये स्टेप पे देखो क्या लिखता है, F1 वेक्टर प्लस ऑफ F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। मैंने क्या लिखा, F1 प्लस ऑफ F2, नॉट F1 माइनस ऑफ F2। दिख रहा है क्या ये चीज़, F1 प्लस ऑफ F2। हाँ सर। मैंने माइनस नहीं लिया, माइनस जैसे ही मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा F1 और F2 के, तो वो खुद ही खुद माइनस साइन मुझे दे देगा, और रिजल्टेंट क्या होगा वो मुझे दे देगा। तो 10 में से 15 में से 10 जाएगा, 5 आई कैप आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन वेक्टर कितना लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन इज बेसिकली 2.5 माइनस ऑफ आई कैप। अब ये मुझे बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, माइनस ऑफ आई कैप के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये वेक्टर में कहीं पे भी डील नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने पहले इसी चीज़ को बताया। और अब इस क्वेश्चन को एक जनरल तरीके से करेंगे, जो हर एक जगह पे किया जाता है, और आगे से हम लोग ऐसा ही करेंगे। कौन सा फोर्स बड़ा है, 15 बड़ा है। 15 बड़ा है तो मूव किधर करेगा, इधर मूव करेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो ज़्यादा बड़ा है एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा, और मैं उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया हूँ। 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान देना, यहाँ पे लिखने का तरीका और इस जगह पे लिखने का तरीका अलग है हमारा, बराबर है क्या। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखा है, हमें डायरेक्शन क्योंकि हमें पता है इसीलिए। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए, सो ए इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग हमेशा इसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। अब तक में समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और इस जगह पे एक ब्लॉक है 5 kg का, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो पूछा गया, दो चीज़ पूछा गया, फर्स्ट फाइंड एक्सेलरेशन, एंड सेकंड पूछा गया है फाइंड नॉर्मल। तुरंत आएगा, जल्दी से करो क्वेश्चन को। आया आंसर? हाँ सर। हाँ, डन सर। कर लिया। डन सर। ओके, चलो अब देखो, अब इसका एफबीडी बनाएंगे हम डन लोग। सर। हाँ, इसका एफबीडी बनाएंगे। सबसे पहले एफबीडी बनाना है, तो इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स, और ये 37 डिग्री का एंगल है। तो इस पे जो फोर्स लगा एक्स डायरेक्शन में, वो कितना लगा, 50 cos 37, और cos 37 कितना होता है, 4/5। तो ये कितना आ जाएगा, 40। 40 न्यूटन। इसका कंपोनेंट एक वाई डायरेक्शन में आएगा, और ये कितना होगा, 50 साइन 30। 30। विच इज़ 30, और नीचे लगेगा इस पे mg, 50। और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल।
तो मैं एक पॉइंट मास बना लेता हूँ और इस पर फोर्सेस दिखा देता हूँ। इस डायरेक्शन में लगा 40, ऊपर की डायरेक्शन में लगा 50, सॉरी ऊपर के डायरेक्शन में लगा तुम्हारा 30, और ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल भी लग रहा है और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है mg विच इज़ 5g। तो पहले y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं नेट फोर्स y डायरेक्शन में 0 बोलूँगा और बोलूँगा n + 30 इज़ इक्वल्स टू 5g। तो इधर से n कितना आ जाएगा, 50 - 30 विच इज़ 20। तो ये नॉर्मल निकल गया। अब x डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि x डायरेक्शन में ये एक्सलेट करेगा तो F इज़ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन लिखना होगा। फोर्स कितना लग रहा है 40, मास कितना है 5 और एक्सलेशन, तो एक्सलेशन कितना आ गया A इज़ इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी से आया था सिंपल क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार 2 ब्लॉक दिया गया है, एक ब्लॉक ये है और ये है दूसरा ब्लॉक, और इस पे फोर्स लगाया जा रहा है आगे की डायरेक्शन में। F इज़ इक्वल्स टू 30 न्यूटन का, और ये 5 kg का ब्लॉक है और ये 10 kg का ब्लॉक है, और दोनों ब्लॉक का नाम ले लेते हैं A एंड B। लेट्स से दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। तो क्वेश्चन पूछा गया है पहला एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन, और दूसरा पूछा गया है फाइंड नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, उसके बाद फिर तुम लोग इसको सॉल्व करना। इसको क्या मतलब, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले एफबीडी बनाना है। तो पहला ब्लॉक लिया मैंने 5 kg का और इसका एफबीडी बनाया। इस डायरेक्शन में लगेगा 30 न्यूटन और कांटेक्ट दो जगह पे है, तो दो नॉर्मल, एक नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा एन ए भी मान लेता हूँ, और एक नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा विच इज़ एन ए, और नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एम जी। आगे से हम लोग क्या करेंगे, एन ए और एम जी को शो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में निकलेगा, वाई डायरेक्शन में तो वैसे भी मोशन नहीं करता है। तो टाइम को हम लोग सेव करेंगे और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्सेस को शो नहीं करेंगे जब तक कि हमें ज़रूरत ना हो। बी वाले ब्लॉक के लिए भी दो कॉन्टैक्ट है, एक इस डायरेक्शन में लगेगा एन ए बी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, और इसका मास है 10 kg, इसका मास है 5 kg, और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा 10 g और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा एन बी। तुम बताओ दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा या डिफरेंट? सेम होगा। सेम होगा, तो अगर मैंने इसका एक्सेलरेशन ए जूम किया तो इसका एक्सेलरेशन भी ए ही लेना पड़ेगा, बराबर। अब मैं लगाऊंगा इस पे नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना है, क्योंकि ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए से एक्सेलरेट कर रहा है, तुम्हें दिख गया और ये पता चल जाता है, ऑब्वियस चीज़ होती है। तो इस 30 को बड़ा होना पड़ेगा और एन ए बी को छोटा होना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? 30 क्या चाह रहा है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मूव कराए, सपोर्ट करना चाह रहा है, और एन ए बी नॉर्मल क्या करना चाह रहा है, अपोज करना चाह रहा है। और 30 ऑफ कोर्स बड़ा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो 30 माइनस ऑफ एन ए बी लिखेंगे, ना कि एन ए बी माइनस 30। इक्वेशन गलत लिखेंगे तो आंसर भी गलत आ जाएगा। इज इक्वल्स टू मास, इस ब्लॉक का मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, अब इस बॉडी पे एक्स डायरेक्शन में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स है विच इज़ एन ए बी, एन ए बी इज इक्वल्स टू मास विच इज़ 10 इंटू एक्सेलरेशन। अगर तुमने अच्छे तरीके से इक्वेशन बनाया है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो इन दोनों इक्वेशन को ऑलवेज ऐड करना है तुम्हें। ऐड
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो एन भी कैंसिल आउट हो रहा है, दिख रहा है क्या? मैं लिख देता हूँ एन ए बी यस सर। इज इक्वल्स टू 5a एंड एन ए बी इज इक्वल्स टू 10a। हमेशा क्या करना है, ऐड करना है, तुम्हें दिख जाएगा। तो ये ऐड हुआ, एन ए कैंसिल आउट हो गया, 30 माइनस इज इक्वल्स टू 15a। सो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर हाँ बोलो। सर डायरेक्टली भी निकाल सकते थे ना, एक सिंगल मास समझ के। ना ना ना, अभी हम लोग वो नहीं करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। ओके सर। अभी इक्वेशन बनाना सीखना है हम लोग को। ये हो गया। ओके सर। तो अब नॉर्मल निकालना है मुझे। तो नॉर्मल क्या है, एन ए बी, कोई सा भी इक्वेशन ले लो, इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर लेना है मुझे। एन ए बी इज इक्वल्स टू 10, ए का वैल्यू 2 आया था, पुट कर लिया, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। समझ में आया क्या सबको? यस सर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक ब्लॉक है 5 kg का और दूसरा ब्लॉक है, कोई भी दूसरे मेथड से मत करो अभी, ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना सीखना है ओके अभी। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा ना शॉर्ट ट्रिक। ये मान लो कि इसे भी मान लेते हैं 5 kg का ब्लॉक है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऑफ 50 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ चलो 37 ही ले लेते हैं। तो पूछा गया फाइंड टेंशन, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये निकालो। ठीक है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। फ्रिक्शनलेस सरफेस दे दिया गया, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो पहले मैं सबका एफबीडी बना लेता हूँ। ये ए और ये बी बोल लेता हूँ। इसका अगर एफबीडी बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं 50, उसका दो कंपोनेंट होगा। इस डायरेक्शन में आएगा 40 न्यूटन और इस डायरेक्शन में आएगा 30 न्यूटन, और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा 5G, जिससे मुझे कोई मतलब है नहीं, नॉर्मल, उससे भी कोई मतलब नहीं। और पीछे की डायरेक्शन में होगा टेंशन, और इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा आगे की डायरेक्शन में टेंशन। बाकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अब मुझे शो नहीं करना है, सिर्फ इस डायरेक्शन में लगेगा 40, पीछे की डायरेक्शन में टेंशन, और इस ब्लॉक पे आगे की डायरेक्शन में टेंशन। दिस इज़ बी ब्लॉक एंड दिस इज़ ए ब्लॉक। अब इक्वेशन लिखना है, क्योंकि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा ए एंड ए, और तो दोनों पे इक्वेशन क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है तो 40 को बड़ा होना पड़ेगा, 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 5a, फर्स्ट इक्वेशन। और इधर हो जाएगा t इज इक्वल्स टू ma, मास कितना 5 इंटू ए, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और इन दोनों को ऐड कर लो, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 10a। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन 4 आ गया तो यहाँ पे पुट कर लो, टेंशन आ जाएगा। सो टेंशन इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट सर क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर टेंशन हमेशा टुवर्ड्स द स्ट्रिंग लगेगा। टेंशन जो है हमेशा पुलिंग फोर्स लगता है। अब वो देखना पड़ेगा तुम किस पे टेंशन ले रहे हो। अगर इस वाले ब्लॉक पे देखेंगे तो टेंशन पुलिंग फोर्स आगे की डायरेक्शन में लगेगा विच इज़ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, लेकिन बी ब्लॉक पे देखेंगे तो टेंशन पुलिंग फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगाएगा। यही पूछना चाह रहे थे। हाँ सर, मतलब स्ट्रिंग के पास ही लगेगा ना। हाँ, अब कोई मिडिल में नहीं बोला सकता कि मिडिल में बताओ टेंशन का डायरेक्शन किधर है, नहीं, तुम मुझे बताओ कि एंड पार्ट पे टेंशन का डायरेक्शन किधर है, तो मैं बता सकता हूँ। मिडिल में दोनों की डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं कट कर दूंगा तो फिर बचेगा लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ,
तो तुम अब फिर पूछोगे कि लेफ्ट हाफ के पूछ रहे हो या राइट हाफ पे। तो टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स लगाता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग शो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्रेविटी है नीचे और 2 ब्लॉक है और उन दोनों ब्लॉक को रस्सी से अटैच कर दिया है। अब ध्यान से क्वेश्चन करना। इसका मास दे रखा है 10 kg और इसका मास दे रखा है 20 kg और ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है ऑफ 100 न्यूटन। ठीक है, सॉरी, इसके मासेस को मैं चेंज कर देता हूँ। लेट से मास दे रखा है 2 kg एंड दे रखा है 3 kg और इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है डेट इज़ ऑफ 100 न्यूटन। तो अब पूछा गया है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा वो निकालना है तुम्हें। डायरेक्शन तो बताना नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ। और दिस इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो पहले दोनों ब्लॉक का एबीडी बना लेता हूँ मैं, 2 kg एंड 3 kg। तो 3 kg ब्लॉक का एबीडी बनेगा। इस 3 kg वाले ब्लॉक पे नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा 3g और ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन। और ऊपर वाले ब्लॉक मतलब 2 kg पे नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा 2g और नीचे की डायरेक्शन में रस्सी बंधा हुआ है तो टेंशन लग रहा होगा और ऊपर की डायरेक्शन में होगा फोर्स 100 विच इज़ ऑफ 100 न्यूटन। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होना है क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है, तो ए हो गया। और क्योंकि एक्सेलरेशन ए ऊपर की डायरेक्शन में है तो 100 को होना पड़ेगा बड़ा। तो मैं क्या लिखूँगा, इक्वेशन 100 एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और 100 माइनस ऑफ 2g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए सेकेंड इक्वेशन लिखूँगा मैं विच इज़ टेंशन माइनस ऑफ 3g। एक्सेलरेशन ऊपर है तो टेंशन को बड़ा होना पड़ेगा। टेंशन माइनस 3g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और हमेशा क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना है। तो जैसे ही ऐड करेंगे टेंशन और टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 100 माइनस ऑफ 2g माइनस ऑफ 3g इज इक्वल टू 5a लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 20 50 और ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 5a। सो एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन 10 आ गया तो टेंशन निकाल लो, t माइनस 3g 60 इज इक्वल टू 3a। सो t इज इक्वल टू 3g प्लस 3a 60 न्यूटन। आंसर समझ में आया क्या सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Yes, sir. चलो तो ठीक है, एक ये रस्सी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक रस्सी दिया गया है जो कि काफ़ी हैवी है। अभी तक हम लोग रस्सी क्या लेते थे, एज्यूम करते थे कि हमारा मासलेस है, Massless. लेकिन ये स्ट्रिंग है, काफ़ी ज़्यादा हैवी रस्सी है और इस पर फोर्स लगाया जा रहा है आगे की डायरेक्शन में ऑफ 200 न्यूटन और इसका पूरे का मास दे रखा है 5 kg लेट से। तो पूछा गया अगर इस रस्सी का लेंथ L है तो इसके एंड से L/3 लेंथ पे इस P पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। फाइंड टेंशन एट P। सॉल्व करो। सर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? हाँ, रस्सी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मास वाला है। ऐसा नहीं कि आगे पे ज़्यादा मास पीछे कम है, ऐसा नहीं। देखो इसको मैं 2 मेथड से करके बताऊंगा। एक पहला मेथड जो कि जनरल होता है, दूसरा मेथड जो कि शॉर्ट ट्रिक वाला होगा।
तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इस जगह से कट कर देंगे, ठीक है, इस रस्सी को इस जगह से कट कर देंगे और इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे, छोटा ब्लॉक और एक बड़ा ब्लॉक, ऐसा होगा। और इस पे लग रहा है आगे की डायरेक्शन में फोर्स F, तो इसका मास m1 होगा और इसका मास होगा m2। अब इन दोनों का एफबीडी बना लो। जितना टेंशन इस जगह पे होगा उतना ही टेंशन क्या पॉइंट P पे होगा, आया ना? हाँ सर। तो आगे की डायरेक्शन में लगा फोर्स, पीछे की डायरेक्शन में लगा टेंशन, और इस पे आगे की डायरेक्शन में लगा टेंशन, और दोनों का एक्सेलरेशन होना है सेम, क्योंकि रस्सी का एक्सेलरेशन सेम होगा। और दोनों पे इक्वेशन लिख दो, that T is equals to m2 into A and F minus T is equals to m1 into A। अब काम है मेरा m1 और m2 निकालने का। m1 और m2 यूनिटरी मेथड से निकलेगा। L लेंथ के लिए मास कितना है, खुले में हगना बंद करो। 5 kg, और म्यूट कर लो। और L/3 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 5/L। सो L/3 के लिए कितना होगा, 5/L इंटू L/3। सॉरी, ये L कैंसिल आउट, तो ये 5/3 kg। सो ये यूनिट के लिए था। सो 2L/3 लेंथ के लिए ये कौन सा मास है, m1 या m2, m2 है, क्योंकि m2 का लेंथ L/3 है, तो ये हो जाएगा 5/3 kg। 2L/3 लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, 10/3। 2L/3, L कैंसिल आउट, 10/3। इस 5/L को हम लोग मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, लैम्डा, जो कि हम लोग आगे जा कर के पढ़ेंगे, मैं बता दे रहा हूँ बस। तो इधर से m1 आ गया, डेट इज़ 10/3। अब वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। सो T इज़ इक्वल्स टू 5/3 A एंड F माइनस T इज़ इक्वल्स टू 10/3 A। सोचो अगर तुमने m1 और m2 नहीं निकाला होता तो भी कोई इशू नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो टेंशन गायब हो जाता, और F इज इक्वल्स टू क्या होता, m1 प्लस ऑफ m2 इंटू ए। m1 प्लस ऑफ m2 का वैल्यू कितना है, 5, है ना? तो अगर हमने Yes, नहीं sir. भी निकाला होता m1 m2 तो भी हमारा आंसर आ जाता। कितना आंसर आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड सर स्क्वायर। 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। 200 है क्या, चलो 200 लिख दो, यहाँ पे 100 लिख दिया मैंने, 40। तो अब टेंशन निकल जाएगा इधर से। अब टेंशन निकालने के लिए मास चाहिए 5/3 इंटू 40, तो 200 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा टेंशन। अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये जो रस्सी है ये इसका मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं अगर इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे टेंशन तुमसे पूछूं तो इस लोकेशन पे जो टेंशन होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इसके पीछे कोई भी मास नहीं है जिसको खींच करके वो आगे लेकर के जाए। इस जगह पे टेंशन कितना होगा, टेंशन 200 के बराबर होगा जितना फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि ये बाकी एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लो, उसके बाद जो पीछे वाला होगा वो पूरे रस्सी को खींच करके आगे की डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो सबसे स्टार्ट पे 200 का न्यूटन का टेंशन और सबसे एंड पे 0 न्यूटन का टेंशन, और ये जो टेंशन का फोर्स है वो 200 से घटते 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 0 पे पहुंच रहा है। अब बस यूनिटरी मेथड लगा दो कि अगर मेरा x, ये पूरा का पूरा l है, अगर लेंथ l हुआ तो 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यूनिट के लिए, 200 डिवाइड बाय l, सो l/3 के लिए 200/3 आंसर आ गया। बात समझ में आई क्या?
यस सर। हाँ, तो ये यूनिटरी मेथड लगा करके हम लोग ईजिली काम कर सकते हैं। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अब इंक्लाइंड प्लेन पे आ जाते हैं और इंक्लाइंड प्लेन पे क्वेश्चन करेंगे। मान लो कि हमारे पास एक वेज है और ये जो वेज है ऐसा है और ये 37 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है और इस जगह पे एक ब्लॉक को रख दिया गया 5 kg ब्लॉक को। तो पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक when it reaches to the ground। और ये जो वेज है ये हमारा फिक्स्ड है और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इस ब्लॉक को इसके ऊपर रख दिया गया और कुछ डिस्टेंस दिया गया कि इस जगह से ये जो हाइट है ये हाइट तुम्हें 6 दिया गया, 6 मीटर। चलो सॉल्व करके बताओ इसको। हाँ सर हो इस जगह पे जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है और जो लेंथ है वो दोनों चीज़ फाइंड आउट करना है मुझे। तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। इस ब्लॉक को इस जगह पे रखा गया है तो इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में 5g लग रहा होगा और जैसा कि मैंने क्लास में बताया था कि इस डायरेक्शन का फोर्स डायरेक्टली याद रखना है कि इधर कंपोनेंट साइन वाला आता है। तो इधर आ जाएगा 5g साइन 37 और इस डायरेक्शन में आएगा 5g कॉस 37। कॉस्ट लेकिन इससे मुझे कोई मतलब है नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में करेगा। तो मैं बोलूँगा F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन और दिस इज़ माय एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज़ माय वाई डायरेक्शन। तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्स डायरेक्शन में फोर्स जो है डेट इज़ 5g साइन 37 मास 5 इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 5 कैंसिल आउट g साइन 37। तो एक्सेलरेशन आ गया g साइन 37, g का वैल्यू 10 साइन 37 विच इज़ 3/5 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज़ एक्सेलरेशन। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए मैं लेंथ निकाल लेता हूँ। ये हाइट दे रखा है डेट इज़ 6 और ये 37 है और इसे मैं मान लेता हूँ L है। तो 10 कौन सा लेना पड़ेगा, साइन लेना पड़ेगा। साइन 37 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय L। साइन 37 होता है 3/5 इज इक्वल्स टू 6/L। सो L इज इक्वल्स टू 10 और ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में अब एक्सलेट करेगा और एक्सलेट करके कितना डिस्टेंस मूव करेगा 10 मीटर का विथ इनिशियल स्पीड 0 एंड एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल कितना है 0, 2, एक्सेलरेशन कितना 6 और s का वैल्यू है 10। तो यह आ जाएगा रूट अंडर ऑफ 120। यह आ जाएगा भाई। समझ में आया क्या सबको? यस सर यस सर। यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये एंगल थीटा दिया गया है और एक ब्लॉक को रखा गया जिसका मास m है और पुली से होकर के आ रहा है और इस जगह पे भी एक ब्लॉक को टाई कर दिया गया है जिसका मास m है।
और ये वेज फिक्स्ड है। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। सॉल्व करो इसको। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एबीडी बनाएंगे। एम और दोनों एम है, तो किस तरफ मूव कर रहा है तुम्हें क्या लगेगा, क्या लग रहा है किस तरफ मूव करेगा ये, सर वो नीचे वाला ब्लॉक के तरफ। है ना। अगर पता चल गया तो ठीक है, अगर नहीं पता चला है तो मैं उल्टा एज्यूम कर लेता हूँ। मान लो कि ऊपर की डायरेक्शन में ये इस तरफ एक्सलेट करेगा, देखते हैं क्या होता है। अब एफबीडी बना लो। इस पे जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एम जी, और ये यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एम जी, उसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये एंगल बनेगा थीटा। तो एम जी का कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा इधर, और इधर बनेगा एम जी साइन थीटा। तो इधर आया इसका कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, और नीचे वाले डायरेक्शन से मुझे मतलब है नहीं, मैं सिर्फ यही डायरेक्शन देखूंगा। और पीछे की डायरेक्शन में एक लगेगा टेंशन, टेंशन हमेशा पुल करता है। अब इस वाले को बना लेता हूँ मैं। नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एम जी, रस्सी एक ही है तो टेंशन लगेगा ऊपर, दोनों का एक्सेलरेशन है ए। और इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो ये फोर्स को बड़ा होना पड़ेगा। तो मेरा इक्वेशन आएगा एम जी साइन थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो टेंशन को बड़ा होना पड़ेगा, टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड। कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड किया तो एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 टाइम्स, और m से m कैंसिल आउट हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस ऑफ जी डिवाइडेड बाय 2, और g कॉमन ले लो, g बाई 2 साइन थीटा माइनस 1, ये a आया। लेकिन हमें ये पता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 से तो ये ऑलवेज छोटा ही होगा। और ऊपर जो दिया गया है ये तो देख के पता चल रहा है थीटा 90 से कम है, मतलब साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा ही होगा। तो इसीलिए मैं इसे को ऐसे लिखूंगा, माइनस जी बाई 2 1 माइनस साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन हमारा ये आएगा। माइनस का क्या मतलब हुआ, माइनस का मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करा ये वाला, वो इस डायरेक्शन में नहीं इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो कहीं पे भी कभी भी अगर उल्टा आ जाए साइन टेंशन का या फिर एक्सेलरेशन का, तो उसका मतलब है तुमने जो एज्यूम करा है डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है क्या। अब आगे चलते हैं। तो ये यस जो सर। दोनों का आंसर सही है, यहाँ पे दोनों का आंसर सही है। सर फर्स्ट नहीं वाला नहीं गलत है। गलत है, ये प्लस रखा है बीच में, माइनस अगर होता तो सोचता। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एटूड मशीन। सर कौन सा मशीन? एटूड मशीन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है टर्म, और ख़ास करके तुम्हें एससीवी में देखने के लिए मिलेगा। एटूड मशीन क्या होता है, एक पुली होता है, फिक्स पुली। हाँ फिक्स्ड पुली, और इस पुली के दोनों ओर से रस्सी पास किया जाता है, रोप, और इस जगह पे एक मास को अटैच किया जाता है और इस जगह पे दूसरे मास को अटैच किया जाता है।
m1 एंड m2, और फिर बोला जाता है कि एक्सलेशन फाइंड आउट करो एंड टेंशन फाइंड आउट करो। काफ़ी स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आएगा तो मुझे याद रखना है। लेट से अभी के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2। अगर m1 बड़ा है तो हमें पता है कि एक्सलेट इस डायरेक्शन में करेगा, इसका एक्सलेशन इधर होगा और इसका एक्सलेशन ऊपर की डायरेक्शन में होगा, और दोनों का एक्सलेशन सेम होने वाला है। तो पहले m1 ब्लॉक का मैं FBD बनाता हूँ। m1 वाले ब्लॉक पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा m1G और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, और m2 वाले ब्लॉक पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा m2G और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा टेंशन। दोनों टेंशन होना होगा सेम, और एक्सेलरेशन इसका नीचे की डायरेक्शन में होगा और इसका ऊपर की डायरेक्शन में। तो इक्वेशन लिख दो दोनों के लिए। इसके लिए इक्वेशन क्या आएगा, एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नीचे है तो m1g को होना होगा बड़ा, तो ये हो गया m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। और इसके लिए एक्सेलरेशन ऊपर है तो टेंशन को बड़ा होना पड़ेगा, तो t माइनस ऑफ m2a इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सर m2g होगा ना, t माइनस m2g। हाँ, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, जैसा मैंने बताया इक्वेशन सही लिखा है तुमने, तो ऐड करने पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा m1g, टेंशन टेंशन कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऑफ m2g इज इक्वल्स टू m1a प्लस ऑफ M2 है। m2a, और दोनों साइड कॉमन ले लो, m1 माइनस ऑफ m2 इंटू जी इज इक्वल्स टू m1 प्लस ऑफ m2 इंटू a. So acceleration is equals to m1 minus of m2 upon m1 plus m2 इंटू जी। इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है और हम लोग इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। दूसरा है टेंशन निकालना। तो टेंशन जब हम लोग इसको निकालेंगे तो कैसे आएगा, कोई सा भी फार्मूला यूज़ कर लो, इसको यूज़ कर लो। सो टी इज़ इक्वल्स टू m2 इंटू जी प्लस ऑफ ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। तो इन दोनों फार्मूले को याद रखना है, टेंशन वाला फार्मूला एज वेल एज एक्सेलरेशन वाला फार्मूला। ठीक है क्या? हाँ सर। चलो, तो इसी पे बेस्ड हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, पहले एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। ये ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, और इसका मास दे रखा है 5 kg और इसका मास दे रखा है 10 kg। बोला गया इफ द सिस्टम is released from rest, then find first tension in the string, second velocity of blocks after 3 सेकेंड। सॉल्व करो। तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फिर टेंशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन कितना होगा, m1g m1 माइनस ऑफ m2 डिवाइड बाय m1 प्लस ऑफ m2 इंटू जी। सो दिस विल बी 10 माइनस ऑफ 5 डिवाइड बाय 15 इंटू जी। 5 बचेगा और यह आ जाएगा g/3। अब टेंशन निकाल लेता हूँ, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 विच इज़ m1 प्लस ऑफ m2 होगा ना, तो ये जाएगा 15 इंटू जी। तो 5 से जाएगा
तो ये आ जाएगा 20, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा, M1 M2 अपन नहीं M1 सर, नहीं सर। हाँ ठीक है, 20g/3, ये टेंशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया, तो मुझे t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा 3 सेकेंड पे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ at। इनिशियल वेलोसिटी था 0 और एक्सेलरेशन कितना g/3 और टाइम है 3 सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सर फॉर्मूला से भी किया और वो डायरेक्ट वो इक्वेशन से भी किया, अच्छा, इक्वेशन ये बना करके, दोनों किया सर, फॉर्मूला से भी हाँ, चेक किया, इक्वेशन बनाने सेम की आया। इक्वेशन हमेशा बनाने की आदत रखो, क्योंकि काम तो यही आने वाला है, इक्वेशन जितना बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके सर। ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल पे, और दो ब्लॉक्स दे रखे हैं। इसका मास है m1 और इसका मास है m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है d, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ऑलवेज फ्रिक्शनलेस ही होगा सरफेस। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द टाइम आफ्टर विच both the blocks will meet। सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने टाइम के बाद वो दोनों मीट करेगा। तो कैसे करेंगे, किसी एक को रोक करके दूसरे के एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी रिलेटिव में काम करेंगे ना, कंपेयर करेंगे फिर। तो पहले मैं दोनों ब्लॉक को देखता हूँ और उसको एक्सेलरेशन दोनों का निकालता हूँ। तो ये m1 हो गया, और इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, नीचे लग रहा होगा m1g, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा m1g साइन थीटा, और कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन a1 इस डायरेक्शन में होगा। और दूसरा वाला ब्लॉक जो होगा, वो वाले ब्लॉक पे भी नीचे की डायरेक्शन में m2g लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में m2g साइन थीटा होगा। बाकी डायरेक्शन के फोर्सेस को मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे a1 और a2 निकालना है। जाहिर सी बात है कि इस डायरेक्शन में x माना है मैंने और इस डायरेक्शन में y, और f इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाया। तो f कितना हो जाएगा, m1g साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ गया, g साइन थीटा a1। और जब मैं a2 निकालूंगा f इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से, तो फोर्स लगेगा हमारा m2g साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मास कैंसिल आउट, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, g साइन थीटा। और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो मास के इंडिपेंडेंट होता है। चाहे तुम एक हैवी सा पत्थर फेंको या फिर एक छोटा सा स्टोन को ड्रॉप करो, अगर सेम लोकेशन से ड्रॉप किया है तो दोनों को नीचे पहुंचने में टाइम तो सेम ही लगता है ना। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी तुम लोग को सेंड किया था बीबीसी का, हाँ सर। है ना। तो बेसिकली ये मास के इंडिपेंडेंट होता है और मास पे डिपेंड नहीं करता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी दोनों का एक्सेलरेशन होने वाला है सेम। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है और दोनों को तुमने जस्ट रिलीज़ किया है, तो सेम टाइम में ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस d है, वो गैप कभी फिल ही नहीं हो पाएगा, तो टाइम लगेगा इन्फिनिटी, मतलब विल नेवर मीट ईच अदर। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों ब्लॉक को इस तरीके से चिपका करके रख दिया है ना, मतलब दोनों को कांटेक्ट करा कर रख दिया, और ये मास है m1 और ये मास है m2, और इसको इस जगह से रिलीज़ कर दिया,
तो पूछा कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल कितना होगा बताओ। तो ऑब्वियसली नॉर्मल कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है और कोई एक दूसरे को पुश करने की कोशिश नहीं कर रहा है। कोई पुश करेगा या फिर रजिस्ट करेगा तब तो जाकर के इसमें बीच में नॉर्मल आएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल होगा 0। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं वो जेई में पूछे जा चुके हैं। और फ्रिक्शन जब आएगा तो और मैं क्वेश्चन ही करा दूंगा जेई में क्या था एग्जैक्टली। सर ऐसे केस में हमेशा फ्रिक्शन लेस ही लेंगे ना? अभी तो एनएलएम है ना, तो फ्रिक्शन लेस ही लेना है हमेशा। सर बोलो। मैंने भी यही समझा था, लेकिन मैं मान लिया फर्स्ट वाला जब रुकेगा तब वो टाइम कितना लगेगा अच्छा, नीचे जाके। डिस्टेंस तो दिया नहीं था फिर भी मैंने। अच्छा, डी दिया था, रिलेटिव ले लिया तुमने, चलो कोई नहीं। हाँ नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पहले इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन करते हैं। ये एक ब्लॉक है 5 kg का, ये एक ब्लॉक है 5 kg का, और ये ब्लॉक है 5 kg का। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक निकालो। सॉल्व करो इसको। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले सभी ब्लॉक का एपीडी बना लेते हैं। तो मैं नेम दे देता हूँ ए, बी एंड सी। और ब्लॉक ए जो है उसका एपीडी बना लेता हूँ। हमें पता चल रहा है कि हाँ ये जो है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और सभी का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है ए। तो ए वाले ब्लॉक का एपीडी बनेगा तो ऐसा दिखेगा, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन और नीचे की डायरेक्शन में लगेगा 5G और ए से एक्सेलरेट करेगा, ये ए वाला ब्लॉक। बी वाले ब्लॉक का बनाएंगे तो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा 5G और नीचे की डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। तो ऐसा करते इसको 1 मान लेता हूँ रस्सी, और ये 2 रस्सी मान लेता हूँ। तो T1 और ऊपर की डायरेक्शन में T1 और ये T2। और सी वाले में नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पे जो है नीचे की डायरेक्शन में 5G और ऊपर की डायरेक्शन में T2 और इसका एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन। और तीनों इक्वेशन को मैं लिखता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, T1, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो T1 बड़ा होना पड़ेगा। T1 माइनस ऑफ 5G इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, एक्सेलरेशन नीचे है तो 5G T2 का समेशन बड़ा होना पड़ेगा। तो 5G माइनस T2 माइनस ऑफ प्लस माइनस ऑफ T1 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड में इसको बड़ा होना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा 5G माइनस T2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और तुमने सारा काम अगर सही किया होगा तो मैंने पहले ही बताया कि सभी को ऐड कर लो, ऐड करो। T2 कैंसिल आउट, T1 एंड T1 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ जाएगा, 5G 5G और 5G भी माइनस ऑफ 5G इज इक्वल्स टू 15 है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, G/3 G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर तो ये सेम है। हाँ, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ये एक वेज है कुछ ऐसा, और इस पुली से 2 मासेस हैंग हो रहे हैं इस तरीके से, और ये मास m दिया गया और ये भी मास m दिया गया। ये एंगल है लेकिन 37 डिग्री और ये एंगल है 53 डिग्री। तो पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, सॉल्व करो। तो ये दोनों जो ब्लॉक है एक दूसरे की तरफ खींचे जाएगा, और उसके लिए मैं पहले एफबीडी बना लेता हूँ। इस डायरेक्शन में
ये फोर्स लगेगा विच विल बी mg sin 37, और पीछे की डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, और इस डायरेक्शन में लगेगा mg sin 53, और पीछे की डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, और हमें पता है कि ये डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन पता चल गया। अब इसके लिए इक्वेशन लिख दो, तो इसके लिए इक्वेशन आएगा mg sin 53 माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसके लिए इक्वेशन आएगा t माइनस mg sin 37 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर लो तो हो जाएगा mg sin 53 माइनस ऑफ mg 3/5 इज इक्वल्स टू टोटल मास, दोनों को ऐड करना है तो 2ma हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये mg 1/5 आएगा डिवाइडेड बाय 2m, m से m कैंसिल आउट, और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। अब एक HC वर्मा का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया सर गया एक है। मिनट रुको। हाँ, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक लिफ्ट है, और लिफ्ट के इनसाइड एक पर्सन है। लेकिन लिफ्ट टूट गया है, तो खुद से ये रस्सी को पकड़ के रखा है ऐसे करके, बराबर। तो ये आराम से इस जगह पे स्टेशनरी रह सकता है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में दिया गया है मास जो है पर्सन का, मास ऑफ द मैन, मास ऑफ द मैन इज लेट्स से 60 kg, एंड द प्लेट, ये जो भी लिफ्ट है, मास ऑफ लिफ्ट इज 15 kg, ठीक है। तो बोला गया then find the minimum force by which man should pull the rope such that it stays in equilibrium। ठीक है। दूसरे पार्ट में करेंगे कि अगर इसको ए से ऊपर एक्सेलेरेट कराना है, इफ द सिस्टम नीड्स टू एक्सेलरेट with A in upward direction, then find the force applied by the man on the rope। ठीक है, सॉल्व करो इसको। स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले एफबीडी बना लेते हैं हम लोग। इन दोनों का इंडिविजुअल एफबीडी बनाना पड़ेगा और फिर समझना होगा। अगर मैं सिर्फ पर्सन का एफबीडी बनाऊं तो ये बड़ा सा पर्सन ले लेता हूँ। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो टेंशन का लग रहा होगा, और नीचे की डायरेक्शन में जो है वो mg लग रहा होगा, और ग्राउंड से लिफ्ट के पार्ट से नॉर्मल ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा। और क्योंकि अभी इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो टेंशन प्लस नॉर्मल शुड बी इक्वल्स टू mg। पर्सन का मास कितना है 60। अब मैं लिफ्ट का बनाता हूँ।
लेफ्ट वाले पार्ट में देखें तो इस पे ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है और नॉर्मल जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, और इस पे mg भी होगा जो कि नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। तो इस पे इक्वेशन क्या लगेगा, क्योंकि अभी जस्ट इक्विलिब्रियम में रहना है, तो टेंशन इज इक्वल्स टू नॉर्मल प्लस ऑफ मास कितना है इसका 15 है ना, 15, तो 15g हो जाएगा ये चीज़। अब इस जगह पे नॉर्मल का वैल्यू निकाल करके पुट कर लेता हूँ मैं, तो नॉर्मल का वैल्यू पुट करेंगे तो टेंशन इज इक्वल्स टू 60g माइनस ऑफ टेंशन ऐसा आएगा प्लस ऑफ 15g, तो इधर आ जाएगा 2t इज इक्वल्स टू 16g प्लस ऑफ 15g। तो ऐड कर लो इसको, ये आ जाएगा हमारा टेंशन 75g डिवाइडेड बाई 2। ये जो टेंशन है इतना ही आदमी को फोर्स रस्सी के ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो रस्सी है वो इस तरीके से है और आदमी ने इसे पकड़ के रखा है। तो रस्सी अगर इसको नीचे की डायरेक्शन में खींचेगा तो ये ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लगाएगा, टेंशन हाथ पे ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। तो इसीलिए आदमी जितना फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगाएगा उतना ही टेंशन उस पर ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा और ये दोनों इक्वल होगा। तो इतना ही फोर्स उसको जस्ट लगा करके रखना होगा अगर उसे इक्विलिब्रियम में रहना है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक्सेलरेट कराना है उसको ऊपर तो हमारा FBD एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस इसमें A जाएगा और इसमें भी A ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि दोनों बॉडी जो है वो साथ साथ में ही ऊपर मूव करेगा, एक्सेलरेशन दोनों का साथ सेम होगा। तो अब इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, नया इक्वेशन जो बनेगा, क्योंकि ऊपर मूव कर रहा है तो नॉर्मल प्लस टेंशन माइनस ऑफ 60g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, ऊपर जा रहा है तो टेंशन माइनस ऑफ mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू मास विच इज कितना था 15 a। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को क्या कर ले हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो नॉर्मल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर लिया। सो ये आ जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड 2t और माइनस ऑफ 60g माइनस 15g इज इक्वल्स टू 60 प्लस 15a। सो 2t इज इक्वल्स टू 60 प्लस 15 कर लो, डेट इज 75 g प्लस ऑफ a। सो जो फोर्स लगाना चाहिए वो इतना लगाना चाहिए ताकि वो a से एक्सेलरेट करेगा। समझ में आया क्या? ओके सर। तो सर अगर पूरे को लेके सिस्टम करते तभी भी हो जाता। हाँ, सिस्टम लेके करते तो भी हो जाता, लेकिन सिस्टम अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं भी बताऊंगा नहीं। सिस्टम जब हम लोग पढ़ाएंगे तो उससे मैं अच्छे तरीके से मैं इसको फिर से वापस से दूसरे मेथड से बताऊंगा। अभी बस मेथड सीखो कि किस तरीके से इक्वेशन बनाया जाता है। अगर इक्वेशन बनाना नहीं आएगा तो फिर तुमसे क्वेश्चन नहीं होगा, बराबर। चलो यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है HC वर्मा का, मंकी क्वेश्चन। ये बंदर है और ये रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है और इसका पूंछ है और पूंछ के ऊपर भी ये बंदर पकड़ के रखा है। दो बंदर है, समझ में आ रहा है? हाँ और सर। ये जो बंदर है A है और ये जो मंकी है B है। मंकी A का मास दे रखा है, दैट इज
30 kg और मंकी बी का मास दे रखा है 20 kg। तो पूछा गया है फाइंड द फोर्स applied by monkey A such that it stays in equilibrium। अभी तो बस इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन करो। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है अगर मंकी को if A wants to go up with the maximum acceleration, then find the maximum force applied by A on rope। लेकिन जो मंकी ए का जो पूंछ है वो ज़्यादा टेंशन को झेल नहीं सकता है, ठीक है, ये ज़्यादा टेंशन को नहीं झेल सकता है। तो जो मैक्सिमम टेंशन झेल सकता है मंकी का पूंछ वो दिया गया है, डेट इज 40 न्यूटन, सॉरी 400 न्यूटन, 400। सॉल्व करो। तो सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम वाला पार्ट कर लेता हूँ। इक्विलिब्रियम वाला पार्ट तो काफ़ी आसान है क्योंकि ये एक मंकी दे रखा है और इसको होल्ड करके रखना है। तो इस मंकी के ऊपर जो फोर्स लगेगा डेट विल बी टेंशन, और नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, ये मंकी ए है और नीचे के डायरेक्शन में लगेगा पूंछ में जो टेंशन है। तो ऊपर वाले को T1 बोल लेता हूँ और इसको T2 बोल लेता हूँ, और नीचे के डायरेक्शन में लगेगा mg। ए का मास कितना है 30, और जो नीचे है उस नीचे वाले का मैं BD बनाऊंगा तो इसके लिए टेंशन ऊपर लग रहा होगा, टेंशन ऊपर लगेगा कौन सा T2, और नीचे के डायरेक्शन में लगेगा 20g, और ये भी इक्विलिब्रियम में। तो T2 इज इक्वल्स टू 20g होगा एंड T1 इज इक्वल्स टू 30g प्लस ऑफ T2 होगा, T1। अब T2 का वैल्यू इधर पुट कर लेते हैं, तो 30g प्लस T2 का वैल्यू डेट इज़ 20g। तो T1 आ गया हमारा इधर से 50g। तो इतना फोर्स लगा के रखना होगा अगर उसे इक्विलिब्रियम में रहना है। तो अब दूसरा करते हैं कि अगर ये मैक्सिमम टेंशन टू 400 न्यूटन को झेल सकता है तो कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है वो, ताकि वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे। तो फिर से हमारा जो सिस्टम रहेगा एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा। ए वाला जो रहेगा उस पर टेंशन लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे 30g और T2 लगेगा, और ये क्योंकि ए से एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में और जो बी है इसी के साथ अटैच्ड है, तो ये भी ए से ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। और इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा T2, और नीचे की डायरेक्शन में इससे जो फोर्स लग रहा होगा डेट विल बी 20g। बोल रखा है कि जो मैक्सिमम टेंशन हो सकता है ये T2 वो कितना हो सकता है 400। तो T2 माइनस ऑफ 20g इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और T2 का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 400। तो मैं पुट कर लेता हूँ वैल्यू 400 माइनस ऑफ 200 इज इक्वल्स टू 20a। तो 200 इज इक्वल्स टू 20a, सो a इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज़ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन सिस्टम नहीं कर सकता, नहीं तो पूंछ टूट जाएगा। और यहाँ से मैं T1 निकाल लूँगा, तो T1 माइनस 30g माइनस T2
इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकल चुका है, पुट कर लेता हूँ, और ये T2 का भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 300 माइनस ऑफ सॉरी T2 इज 400 और ये T1, तो T1 कितना आ जाएगा, T1 इज इक्वल्स टू 700 प्लस ऑफ 300 दैट इज 1000 न्यूटन। ठीक है क्या? यस सर। तो इतना न्यूटन का वो फोर्स लगा करके चलेगा ताकि वो इतने से एक्सेलरेट कर पाए। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। जब हम लोग सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे, सिस्टम पढ़ेंगे, तो उस समय इस क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी आसानी से कर पाएंगे और काफ़ी इजी होता है वो तरीका जब सिस्टम का हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास सर में start सिस्टम करेंगे। बना के आंसर आ गया था, अच्छा, इक्वेशन से मुश्किल हो रहा था। क्योंकि देखो आगे जो है इक्वेशन बनाना तुम्हें आना चाहिए, फ्रिक्शन वगैरह करेंगे तो, ओके सर। क्योंकि इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इंटरनल फोर्सेस भी होते हैं जो हम लोग क्लियरिटी से अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं, तो इसीलिए मैं पहले इक्वेशन पे ही फोकस कर रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक तो बाद में देखेंगे ही देखेंगे। इक्विलिब्रियम में हो गया था इक्वेशन। हाँ, इक्विलिब्रियम तो इजी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर स्प्रिंग फोर्स वगैरह भी देखेंगे और फिर वेइंग मशीन देखेंगे, स्प्रिंग वाला मशीन देखेंगे, और फिर सिस्टम वाला पार्ट देखेंगे। नहीं, कंस्ट्रेंट मोशन आएगा फिर। कंस्ट्रेंट मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सर है। स्यूडो फोर्स भी होगा ना? हाँ, सबसे लास्ट में सिस्टम आएगा, उसके बाद फिर ओके आएगा सर। सूडो फोर्स। ठीक है, ओके।